हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आपको एलजीओज बनाना सिखाया था, किस तरह से फेरोसीन में एलजीओज बनाए जाते हैं, जहां पर साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है। ये अनसैचुरेटेड रिंग है, यहाँ पर मेटल है और नीचे भी एक कार्बोसाइक्लिक साइक्लोपेंटा डाई इनाइल अनसैचुरेटेड रिंग मौजूद है। तो यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, इसे बहुत आसानी से कन्वीनियंटली समझने के लिए एलजीओज का कॉन्सेप्ट होता है। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सिंपली क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस कार्बोसाइक्लिक रिंग में, इस अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग सिस्टम में पाई एमोज हैं, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग नेचर के भी हैं और एंटी बॉन्डिंग नेचर के भी हैं, ऐसा है। तो फिर जब ये सिस्टम इंटरैक्ट करने के लिए मेटल के साथ जाता है, तो फिर ये कैसे इंटरैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास भी ये पाई एमोज है और नीचे वाले के पास भी पाई एमोज है, दोनों के पास पाई एमोज है। तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि ये पाई एमोज पहले इंटरैक्ट करेंगे मेटल के वैलेंस के साथ, या फिर ये पहले इंटरैक्ट करेंगे, या फिर जब ये दोनों साइमल्टेनियसली इंटरैक्ट करेंगे, तो फिर कौन किसके साथ इंटरैक्ट करेगा। आप सिमेट्री कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं इंटरैक्शन के लिए सिमेट्री कितनी महत्वपूर्ण है। सिमेट्री और रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस कितना महत्वपूर्ण है इंटरैक्शंस के लिए, ये आप बेहतरीन समझ सकते हैं। जब मैंने बीएफ का एमओ डायग्राम पढ़ाया था तो आपको वहां से समझ में आया होगा। तो वैसे ही ये इंटरैक्शन कैसे होगा, मतलब ये क्या हो गया, ये एक पॉलीएटॉमिक सिस्टम हो गया। पॉलीएटॉमिक सिस्टम मान लीजिए AB2 टाइप में। तो इन सिस्टम्स में इंटरैक्शन कैसे होती है, इसके लिए एलजीओ का कांसेप्ट आता है। ये मैंने आपको एलजीओ कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसमें एलजीओ की जरूरत क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए बात क्या है, बात ये है कि यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है और ये साइड एटम है, और साइड एटम में बॉन्डिंग करने के लिए वैलेंस ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, और यहाँ सेंट्रल एटम के पास भी बॉन्डिंग करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो अब दिक्कत क्या है कि किसके एटॉमिक ऑर्बिटल पहले मेटल के अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अगर इसके कर गए तो फिर इसके उन नए बने हुए के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। तो ये समझना, ये सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत रायता सा फैल जाएगा, क्योंकि बहुत से एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे और फिर कौन किसके साथ कर रहा है ये एकदम समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ऐसी चीजों को कन्वीनियंटली और क्लियरली समझने के लिए एलजीओज का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि क्या कहता है, वो सिंपली ये कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जब भी कभी पॉलीएटॉमिक सिस्टम्स में बॉन्डिंग होती है, तो ये जो साइड एटम है, ये जो लिगेंड है, ये अपने जो इनके पास इंटरेक्शन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इनके पास अवेलेबल हैं इंटरेक्शन के लिए, ये उन्हें अवेलेबल करवाएंगे। और किस तरह से अवेलेबल करवाएंगे, उन्हें कुछ इस तरह से अवेलेबल करवाएंगे, उनका ये फेज कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे। फेज कॉम्बिनेशन जो मैंने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया, फेज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन के केस में आपको बताया था कि दो हाइड्रोजन अगर बेरिलियम से जुड़ने आएंगे तो वो सेम फेज में भी आ सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो इनका सेम फेज में आना, ये जो इवेंट हुआ है, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये जो दो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो उस दौरान ये इवेंट भी हो सकता है और उस दौरान ये इवेंट भी हो सकता है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन आपको मिले, दोनों ही साइड एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फेजेस के, इन कॉम्बिनेशन को ही हमने एलजीओज कहा था। मैंने यहां पर भी जो एलजीओज जनरेट किए थे वो मैंने फेज कॉम्बिनेशन से ही जनरेट किए थे। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ये समझना है, जब भी कभी कोई पॉलीएटॉमिक सिस्टम बनता है तो उसमें जो साइड एटम है, इन साइड एटम्स पर बॉन्डिंग के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर अगर ये जो साइड एटम है, अगर ये मॉलिक्यूल है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो इनके पास बॉन्डिंग के लिए जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, उन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फेज कॉम्बिनेशन एलजीओ कहलाता है। फेज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, मतलब ये कि जब इंटरैक्ट करने आएंगे इस मेटल से, तो ये आपस में म्यूचुअली बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि हम किस फेज कॉम्बिनेशन में आए, ताकि हमारा ये जो फेज कॉम्बिनेशन है ये मैच कर जाए, इसकी सिमेट्री मैच कर जाए मेटल पर उपलब्ध वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, ताकि हम इसके साथ फिर इफेक्टिवली, क्लियरली, कन्वीनियंटली ओवरलैप कर पाए। समझे आप मेरी बात, समझे मेरी बात। तो ये क्या है, ये आपस में म्यूचुअली कम्युनिकेट करते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, आपस में ओवरलैप नहीं करते। ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं है इनकी,
ये आपस में बस केवल क्या है, फेज कॉम्बिनेशन है भाई। वहां पर ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे दूसरा है, ये आपस में फेज कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है, एक बार ये सेम फेज में, एक बार ये आउट ऑफ फेज में। तो वैसे ही ये जो कार्बोसाइक्लिक लिगेंड थे जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले जब मैंने एलजीओस बनाए थे, तो क्या वो ऊपर वाले इसके जो एलजीओस थे और इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे ये क्या आपस में ओवरलैप किए थे क्या? नहीं, ओवरलैप नहीं किए थे। केवल क्या हुआ था, फेजेस कॉम्बिनेशन हमने देखा था। एक बार मैंने देखा कि ऊपर वाला पॉजिटिव फेज है, देखिए ये जो ये वाली बात हम लोगों ने कर ली थी ना यार, अरे ये तो आपने सीख ही लिया था, तो हमने एलजीओस बनाना सीख लिया था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन एलजीओस का मतलब क्या है, केवल फेज कॉम्बिनेशन है, केवल फेज कॉम्बिनेशन। एक बार सब इसी तरह के होंगे, मतलब ऊपर वाली जो रिंग है इसके ऊपर पॉजिटिव फेज है और नीचे इसी रिंग के नीचे ये नेगेटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज हो गया, ऊपर ये पॉजिटिव फेज हो गया, इसमें ऊपर ये पॉजिटिव फेज हो गया, नीचे ये नेगेटिव फेज हो गया, ऐसा था। अब अगर मैं दूसरा इसका कॉम्बिनेशन फेज कॉम्बिनेशन बनाऊं तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर ये पॉजिटिव फेज है, नीचे नेगेटिव फेज है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बदल देते हैं, इसको क्या करते हैं, नीचे आप पॉजिटिव फेज कर देते हैं, ऊपर आप नेगेटिव फेज कर देते हैं। इसी तरह से तो करते थे, इसमें आप क्या करते थे, ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नीचे हमने नेगेटिव ले लिया, ऊपर पॉजिटिव, तो हम इसको इसकी सिमेट्री को, इस कॉम्बिनेशन की सिमेट्री को मेटल पर पड़े 4pz के साथ कह दे रहे थे कि इसकी सिमेट्री मिलती जुलती है। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा जो मेन कहने का मतलब है वो ये है कि ये हमने फेज कॉम्बिनेशन करवाए थे, ये केवल फेज कॉम्बिनेशन थे, क्या इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग हुई है क्या? इस फेज कॉम्बिनेशन के बीच कोई ओवरलैपिंग हुई है क्या? इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ है क्या ऑर्बिटल्स का? नहीं, और इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलजीओस है ना, इनकी एनर्जी क्या होगी। देखिए क्या होता है, हम दो चीज करते हैं जब भी कभी हम एमओ डायग्राम तैयार करते हैं, तो एमओ डायग्राम में हम दो ही चीज करते हैं। क्या? एक तो हम रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस देखते हैं उन ऑर्बिटल्स की जिन्हें हम इंटरेक्ट करवाने जा रहे हैं, और दूसरा जिन ऑर्बिटल्स को हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं उनकी सिमेट्री कैसी है। तो उनकी सिमेट्री तो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, सिमेट्री तो मैंने आपको समझा दी थी कि इसकी सिमेट्री इससे मैच करती है, इसकी सिमेट्री इससे मैच करती है, इस एलजीओ की सिमेट्री dxz dyz से मैच करती है, वो हम लोग सीख चुके हैं। E1g A2u A1g E2u ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें एनर्जी सीक्वेंस सीखनी है। ये जो एलजीओस बने हैं इनकी रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी। ये जो एलजीओस मैंने तैयार किए थे, देखिए ये जो एलजीओस मैंने तैयार किए थे A1g A2u, ये जो मैंने एलजीओ तैयार किया था E1u E1g, ये जो मैंने एलजीओ तैयार किया था इसकी सीक्वेंस E2u E2g, तो ये जो 10 एलजीओ हम लोगों ने तैयार किए थे इनकी एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी। ये तो आपको याद होगा हमने कैसे 10 एलजीओ तैयार किए थे, ये तो आपको पक्का याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं। तो इनकी एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी, इसी की तो अब बात इसी की तो है। सिमेट्री तो हमारे समझ में आ गई, सिमेट्री तो हमारे समझ में आ गई, ये कितने बनेंगे ये भी हमारे समझ में आ गए थे। बोलो यार कितने एलजीओ बनते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स फेज कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनते हैं उतने ही एलजीओ बन के तैयार होते हैं। तो यहां पर एक सीपी पर ये वेरी सेंटर, एक सीपी पर 5 पाई एमओज है और दूसरी सीपी पर भी 5 पाई एमओज है। तो कितने हो गए टोटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फेज कॉम्बिनेशन से 10 एलजीओ तैयार हो गए। वो 10 एलजीओ तो हम लोग देख चुके थे, मैं आपको बता चुका था। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या था, साइवन और ये भी साइवन था। तो एक कॉम्बिनेशन हमने साइवन प्लस साइवन बना लिया था, दूसरा कॉम्बिनेशन हमने साइवन माइनस साइवन बना लिया था। इसको हमने E1g बोल दिया, सॉरी इसको हमने A2u बोल दिया था जो कि pz से मिलता जुलता था, बोलो यार, और इसको हमने A1g बोल दिया था जो कि dz² और h से मिलता जुलता था। ये तो हमने किया था, बोलो यार। इन दोनों का जब मैंने फेज कॉम्बिनेशन बनाया था तो यहां से हमें मिल गए थे दो एलजीओ जो कि E1u थे, और ये किसके साथ मैच कर रहे थे, px और py ऑफ मेटल के साथ। बोलो यार ये जो लिगेंड का ये जो लिगेंड है, लिगेंड जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, इसका ये वाला जो ऑर्बिटल था साइड 2 जो ऑर्बिटल था, साइड 2 ऑर्बिटल जो था उनका जब मैंने फेज कॉम्बिनेशन किया, इन दोनों का जब मैंने फेज कॉम्बिनेशन किया तो मुझे दो px और py सिमेट्री के एलजीओस मिले थे, बोलो यार। और इसी तरह से जब इनका किया था तो यहां पर मुझे क्या मिला था, E1g मिला था जो कि dxz और dyz से मिलता जुलता था। पुरानी वाली वीडियो देख लेना भाई। इन दोनों का किया था तो E2u मिला था जिसकी सिमेट्री किसी से भी मैच नहीं कर रही थी। इन दोनों का किया था E2g मिला था जिसकी सिमेट्री dxy और dx² y² से मैच कर रही थी। ये मैंने कर लिया था, ये लास्ट वीडियो में हम लोग सीख चुके थे, ये तो हम लोग सीख गए थे। अब महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इनकी एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी। ये जो मैंने 10 एलजीओ बनाए हैं, इनकी रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं एलजीओ क्या है।
LGO क्या है? जस्ट फेज कॉम्बिनेशन है। क्या इन दोनों CP रिंग्स के बीच में कोई इंटरेक्शन हुई है क्या? कभी इन दोनों के बीच में कभी कोई इंटरेक्शन हुई थी क्या? कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी इनके बीच में। इनके ये जो पाई एमोज हैं, ये जो पाई एमोज हैं, ये वाला जो पाई एमो इसके साथ ओवरलैप किया था क्या? नहीं, जस्ट केवल फेज कॉम्बिनेशन किए थे। बस इनके बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि अच्छा हम जब जुड़ने आ रहे हैं, ओए अच्छा तो जुड़ने आ रहा है तो एक बार पता कर इस मेटल के पास क्या हो सकता है। अच्छा इस मेटल के पास dx² - y² ऑर्बिटल है, ठीक है, तो हम भी कुछ ऐसा एक फेज जनरेट करते हैं, एक फेज कॉम्बिनेशन हम भी ऐसा बनाते हैं कि हमारे फेज कॉम्बिनेशन की सिमेट्री, मतलब हमारे LGO की सिमेट्री इसके dx² - y² के साथ मिल जाए, फिर हम इसके साथ इंटरेक्ट कर लेंगे। मतलब ये एक इफेक्टिव तरीका था इंटरेक्शंस को समझने का, दिखाने का। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? तो अब इनकी एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी? वही होगी, क्योंकि इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है फेज कॉम्बिनेशन की। इनके लोब्स आपस में इंटरैक्ट या ओवरलैप नहीं किए हैं, और अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो क्या इनकी एनर्जी परटर्ब करेगी क्या? इसकी एनर्जी, इस साइवन और इस साइवन की एनर्जी परटर्ब करेगी क्या? अरे यार, ये दोनों जो 1s पड़े हुए थे BH2 में, ये आपस में जब इंटरैक्ट ही नहीं किए तो फिर इनकी एनर्जी में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं। और इसीलिए जो एनर्जी सीक्वेंस होता है, अब मामला शुरू हो गया एमो डायग्राम का। अब एमो डायग्राम का मामला स्टार्ट हो गया। अब आप सीखेंगे एमो डायग्राम। अरे तो कैसा है, पूरा दिमाग काली कर दी, बॉडी काला कर डाला। अब आप सीखेंगे एमो डायग्राम का खेला। देखिए सबसे नीचे क्या बनाया मैंने? A1G और A2U। बोलो यार ये किससे मिलता जुलता था? dz² से और s से, और ये pz से। बोलो यार ये था सबसे नीचे साइवन से लिया था हमने ये। बोलो यार दोनों के साइवन के इन फेज कॉम्बिनेशन से, दोनों CP के जो सबसे नीचे वाले हैं, दोनों CP में जो मोस्ट स्टेबलाइज्ड पाई DMO है, इनके इन फेज और इनके आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन से ये दोनों बने थे। बोलो यार, और इनकी सिमेट्री, इन फेज और आउट ऑफ फेज की सिमेट्री मेटल के dz² और s से मिलती जुलती थी, और pz से मिलती जुलती थी। ऐसा ही था, इनके बीच में क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ तो ये सबसे लो एनर्जी के अब भी रहेंगे। बोलो यार, इनके बीच में कोई ओवरलैप ही इंटरेक्शन नहीं हुआ, लोब इंटरेक्ट नहीं किए, लोग आपस में एक दूसरे पर नहीं चढ़े, एक दूसरे से नहीं टकराए, तो फिर इनकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इससे हाई एनर्जी पे कौन से होंगे? E1U E1G। बोलो यार, इसकी सिमेट्री आप जानते हैं px और py, और इसकी आप जानते हैं क्या? dxz dyz, और इनसे ऊपर लाई करेंगे कौन? E2U, जिसकी सिमेट्री के तो है ही नहीं मेटल पे। इस सिमेट्री के, इस फेज कॉम्बिनेशन के, अब दोनों ने आपस में बात की। अच्छा ये जो आखिरी वाला जो साइक्लिक ऑर्बिटल था ना, दोनों CP रिंग्स में जो साइक्लिक ऑर्बिटल था, इनके फेज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह के बने कि इस सिमेट्री का कोई एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल पे मौजूद ही नहीं है। ये हो गया। और एक इन्होंने फेज कॉम्बिनेशन से E2G बना लिया, जिसकी सिमेट्री मिलती जुलती है dx² - y² और dxy से। आप मेरी इतनी बात सीखे क्या? आप मेरी इतनी बात जाने? आप मेरी इतनी बात जान गए क्या? ये हो गया। बोलो यार ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कितने LGOs थे? 10 LGOs थे। बोलो यार, और 10 LGO में 1 LGO, 2 LGO, 3 4 5 6 7 8, केवल 8 LGOs आपके काम के हैं। 2 तो आपके काम के हैं नहीं, क्योंकि इनकी सिमेट्री, इस LGO सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल पे है ही नहीं। तो जब सिमेट्री मैच नहीं करेगी तो फिर ये इंटरैक्ट किससे करेगा? जैसे मान लीजिए ये एक pz ऑर्बिटल है और ये एक s ऑर्बिटल है, तो जब ये इनकी आपस में सिमेट्री मैच नहीं कर रही, अब मैं कैसे कह रहा हूं इनकी सिमेट्री मैच नहीं कर रही? आप यहां से 180 इसे रोटेट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा? ये तो ये बन जाएगा। इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो ये क्या है? ये तो जीरेड है और ये क्या है? अनजीरेड है। तो क्या ये दोनों आपस में इफेक्टिव ओवरलैप कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही ये इफेक्टिव ओवरलैप करेंगे, देखिए ऐसे ओवरलैप होगी तो यहाँ पर ये क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, एंटी बॉन्डिंग, ये पॉजिटिव बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो यहाँ से जितना बॉन्डिंग से कमाया उतना एंटी बॉन्डिंग से लुटा दिया, तो ओवरऑल कुछ नहीं कमाया। ओवरऑल कोई इंटरेक्शन हुई क्या? नहीं हुई। ओवरऑल कोई नेट स्टेबलाइजेशन सिस्टम को मिली क्या? नहीं मिली। बोलो यार, तो यही बात आपको देखनी है, यही बात यहाँ से आपको समझ में आ रही है कि इस सिमेट्री का कोई भी ऑर्बिटल
इस एल्जियोसिमेट्री का कोई भी ऑर्बिटल मेटल के वैलेंस में मौजूद नहीं है। मतलब इस सिमेट्री का, ये इस एल्जियो की जो सिमेट्री है ना, इस सिमेट्री से मैच करता हुआ कोई मेटल वैलेंस ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमारे काम के कौन से हैं? केवल 8 एल्जियोस। अब याद कीजिए मेटल के पास कितने थे? मेटल के वैलेंस में कितने हैं? मेटल के वैलेंस में है 3d 4s 4p, d कितने हैं? 5, s कितना है? 1, p कितने? 3, टोटल कितने हो गए? 9। मतलब मेटल के पास 9 एटॉमिक ऑर्बिटल है और एल्जियोस 8 हैं। तो फिर इंटरेक्शन कैसे होंगे? मेरे को दोनों का नंबर बराबर करना पड़ेगा। तो याद करो क्या इस 5d ऑर्बिटल में एक जो dz स्क्वायर है और ये जो s है, ये मिलके ये क्लब करके एक ही सिमेट्री दे रहे हैं क्या? जी हाँ, दे रहे हैं। याद करो, अरे जो मैंने सबसे पहले वाला सबसे लो एनर्जी एलजीओ बनाया था, ये वाला जो सबसे लो एनर्जी एलजीओ बनाया था, अरे ये वाला जो लो एनर्जी एलजीओ बनाया था, ये वाला जो लो एनर्जी एलजीओ मैंने तैयार किया था, याद करो इसकी सिमेट्री दोनों से मिलती जुलती थी। अरे बोल तो दो, इसकी सिमेट्री दोनों से मिलती जुलती थी ना यार? अरे इसकी सिमेट्री दोनों से मिलती जुलती थी ना भाई? बोलो यार। ऊपर वाली रिंग है, नीचे नेगेटिव लोब है, नीचे वाली रिंग है, ऊपर नेगेटिव लोब है। तो डीजेड की डीजेड स्क्वायर से ये मिलता जुलता है क्या? बोलो यार हाँ है, बिल्कुल है। ये इससे इंटरेक्ट करेगा, इससे इंटरेक्ट करेगा। बोल तो दो, बोलो यार। यहाँ से अगर आप इसे 180 करें तो ये यही बन जाएगा, और इसे भी 180 करें तो नीचे क्या है? नीचे नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है। बोलो यार नीचे नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है। और यहाँ पर क्या है? ऊपर नेगेटिव है नीचे वाले रिंग में। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव है। तो जैसे आप इसे ऐसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। बोलो यार। तो ये क्या है? इनकी सिमेट्री डीजेड स्क्वायर से मिलती जुलती थी इस एलजीओ की, और एस ऑर्बिटल से भी तो मिलती जुलती थी। बोल तो दो यार। एस ऑर्बिटल से भी तो मिलती जुलती थी, इस एस ऑर्बिटल से भी तो मिलती जुलती थी। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये दोनों मिलके ये दोनों मिलके A1G सिमेट्री ही देते हैं। बोलो यार। यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल है ये 2+1 का कॉम्बिनेशन है, और इसमें ये जो 2 है वो यही तो है E1U। बोलो यार E1U। और एक जो रह गया वो बन गया A2U। ये रहा ये pz। बोलो यार। अरे बोल तो दो। तो p की सिमेट्री जा चुकी है, p की सिमेट्री के हमें एलजीओ मिल चुके हैं, s की और dz की हमें सिमेट्री के एलजीओ मिल चुके हैं। बोलो यार, जिसे मैंने A1G बोल दिया। अब हमारे पास 4 और d ऑर्बिटल रह गए, dxy dx² y²। इसकी सिमेट्री के हमें E2G मिल ही गए ये, और यहाँ dxz और dyz इसकी सिमेट्री के भी हमें मिल गए E1G ये रहे। तो हमें सारे 8 मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 8 एलजीओस हमें मिल गए हैं। चलिए अब इनके रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस को देखें। सिमेट्री तो मैच कर ही चुके हैं, रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस को देखें और एमओ डायग्राम तैयार करना है। चलिए करते हैं खेला शुरू। आपको समझ में आया? सबको समझ में आ गया होगा? आपके सारी बातें आपके पानी की तरह आपके दिमाग में उतर गई होगी। पानी की तरह सारा खेला आपको समझ में आ ही गया होगा। बस अब कुछ नहीं करना। अब तो रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस आपको देखनी है, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो सबसे लो एनर्जी सीपी रिंग में, दोनों सीपी रिंग्स में जो सबसे लो एनर्जी बीएमओ है, पाई बीएमओ है, वो फेज कॉम्बिनेशन से जो एलजीओस देंगे उनकी एनर्जी भी सबसे कम होगी। जो सबसे हाई एनर्जी पाई स्टार एबीएमओ है, दोनों सीपी के, ये आपस में फेज कॉम्बिनेशन करके, फेज कॉम्बिनेशन जस्ट क्या है? म्यूचुअल कम्युनिकेशन है, कोई फिजिकल ओवरलैपिंग या इंटरेक्शन नहीं है। तो फिर एनर्जी में कोई बदलाव आएगा नहीं। तो जो इन अकेली सीपी रिंग्स में सबसे हाई एनर्जी के थे, वो एलजीओ कॉम्बिनेशन में भी सबसे हाई एनर्जी के होंगे। बोलो यार। तो अब मैं ड्रॉ करना शुरू कर देता हूं। अब आप पानी की तरह चीजें सीख जाएंगे। मेरे पास मार्कर बहुत बर्बाद सा हो गया है, समझे आप मेरी बात? चलिए सबसे नीचे क्या आ जाएगा? फिर सबसे नीचे आ जाएगा A2U A1G। बोलो यार। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा E1U E1G, और यहाँ कहीं आ जाएंगे भैया जी कौन? E2U E2G ये हो गया। अब अगर मैं D की बात करूं तो आप जानते हैं मेटल के जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं उनमें एनर्जी सीक्वेंस क्या होती है? Nd की सबसे कम एनर्जी होती है, फिर N+1 S की आती है, और सबसे हाई एनर्जी N+1 P की होती है। बोलो यार। तो इसी ऑर्डर में आप मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जमा देंगे। बोलो यार जमा दूं? अरे जमा दूं क्या? तो सबसे
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां कहीं 3D को जमा दूंगा, इसके पास में ही 4s भैया भी रहेंगे, इसकी जड़ में, इसके बगल में ही, और सबसे हाई एनर्जी में 4p यहां कहीं होगा। बोलो यार, सबसे हाई एनर्जी का ऐसा ही होगा। अब मैं इन एलजीओस के सिमेट्रीज लिख देता हूं। इन एलजीओस की सिमेट्री मेटल के किस किस ऑर्बिटल से मिलती जुलती है, ताकि आप बहुत इफेक्टिवली, क्लियरली, साफ साफ एकदम पानी की तरह इन्हें मैच कर ले जाए। तो देखिए ये किससे मिलता जुलता है, pz से। ये किससे मिलता जुलता है, s और dz स्क्वायर से। बोलो यार, मेटल के s और dz स्क्वायर की अभी मैंने बना के दिखाई थी। ये किससे मिलता जुलता है, px और py से। 4px और 4py वो आगे वाला। बोलो यार, अच्छा अगर ये pz से मिलता जुलता है तो मैं एक 4pz को क्या लिख सकता हूं, a2u, और दूसरे तो ये जो सेट है इसको क्या लिख सकता हूं, e1u। बोलो यार, अरे बोल तो यहाँ पे dz स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको और इसको भी a1g लिख सकता हूँ। इस dz स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a1g। बोलो यार, अरे बोल तो अब ये क्या रहेगा, e1g, इसे क्या लिख सकता हूँ, xz और yz। तो यहाँ पर भी ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e1g। ये भी क्या हो गया, dxz dyz का कॉम्बिनेशन। बोलो यार, इस सिमेट्री का, इस एलजीओ सिमेट्री का मेटल के पास कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, तो मतलब ये तो ऐसे ही बना रहेगा। इस सिमेट्री का ऑर्बिटल नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसकी जो सिमेट्री है, मतलब इसकी जो डिमांड है, जैसे आपके सपनों की कोई राजकुमारी है, तो आपकी जो डिमांड है, आप जो उसके बारे में सोचते हैं, अगर वो वैसी नहीं निकली तो फिर आप उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो वही है कि इनका जो सोचना है, इनकी जो सिमेट्री है, इन्होंने जो अपना ख्वाब सजा रखा है, इनकी जो ड्रीम गर्ल है, वैसा कुछ यहाँ है नहीं। तो फिर क्या ये इंटरेक्शन करेंगे, क्या ये शादी करने के लिए जाएंगे, मर के नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे, एकदम भूल के नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग पड़े रहेंगे। और वहां अच्छा ये वाले क्या हो गए, ये हो गए x² - y² और dxy e2g, और ये वाला क्या हो जाएगा, e2g। क्या हो गया, dx² - y² और dxy। मिक्स कर दीजिए, इंटरैक्ट कर दीजिए। सिमेट्री आपको पता चल गई। रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस मैंने बता दिया, इनका बिल्कुल नहीं बदलेगा, इनका कतई नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जस्ट एक फेज कॉम्बिनेशन है, जस्ट एक कॉम्बिनेशन है, स्पेशल कॉम्बिनेशन है कि हम इस तरह से फेज कॉम्बिनेशन तैयार करें अपने पाई बीएमओ से, या फिर पाई एबीएमओ से, या फिर लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल से। डिपेंड करता है वो लिगेंड किस तरह का, अगर एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल रखेगा, इस तरह की कार्बोसाइक्लिक रिंग है तो जाहिर सी बात है वो पाई सिमेट्री के बीएमओस और एबीएमओस रखेगा। फिर इन बीएमओस और एबीएमओस के जो फेजेस हैं, लोब्स के जो फेजेस हैं, उनका म्यूचुअल कम्युनिकेशन, वो किस तरह से अपने फेजेस को ओरिएंट करें, किस तरह से अपने फेजेस को जमाएं, अरेंज करें, कि इनकी सिमेट्री, इन फेजेस के कॉम्बिनेशन की सिमेट्री मेटल पर अवेलेबल बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री से मैच कर जाए और इंटरेक्शन हो पाए। समझे? तो मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही है, ओवरलैपिंग जैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो एनर्जी परटर्ब तो होगी नहीं। तो जैसे अकेली सीपी रिंग्स में एनर्जी सीक्वेंस था पाई बीएमओस का, पाई एबीएमओस का, ठीक वैसा ही यहाँ बरकरार रहेगा। बोलो यार, समझे आप? समझ गए आप? समझ गए? चलिए अब इंटरेक्शन देखते हैं। इंटरेक्शन कैसे होगा इसे सीखते हैं। इंटरेक्शन खासा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अभी सुन लेना। वो बात ये है कि जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, एक बीएमओ मिलता है, एक एबीएमओ मिलता है। बोलो यार। तो ठीक इसी तरह से जब आप तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर तीन ऑर्बिटल्स को, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ये एटॉमिक नहीं है, यहां ये एटॉमिक नहीं है, यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जब आप तीनों ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, दो ऑर्बिटल्स को जब आप कंबाइन कर रहे थे तो दो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे थे, एक बॉन्डिंग नेचर का था, एक एंटी बॉन्डिंग नेचर का था। वैसे ही जब आप तीन ऑर्बिटल्स को इंटरैक्ट करेंगे, तीन ऑर्बिटल्स कौन से, ये वाले, ये वाला, एक मेटल का dz स्क्वायर, क्योंकि इसकी सिमेट्री भी a1g है, एक मेटल का 4s वाला, इसकी भी सिमेट्री a1g है, और एक एलजीओ, ये लिगेंड का एलजीओ a1g। जब आप तीन ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, इन तीनों ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, देखिए इन तीनों की सिमेट्री मिल रही है ना भाई, इन तीनों की सिमेट्री आपस में मिलती जुलती है, तो इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास
तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, BMO भी बनेगा, ABMO भी बनेगा और NBMO मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन जाता है। समझा मेरी बात? तो आप यहाँ पे ऐसा ही खेला खेलेंगे। तो ABMO क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा? जो इन तीनों इंटरैक्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे होगा, इन तीनों से ज्यादा स्टेबलाइज होगा, वही तो बॉन्डिंग कहलाएगा। बोलो यार। तो ये मेरा बन गया, ये बोल तो दो। इन तीनों से जो हाई एनर्जी का होगा वो मेरा ABMO कहलाएगा। बोल दो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो, कहलाएगा ABMO। और जो यहां कहीं लाई करेगा, जो इन तीनों की एनर्जी एवरेज लाइन पे लाई करेगा, तीनों की जो एनर्जी है, अरे dz² की, s की और लिगेंड LGO A1G की जो एनर्जी एवरेज लाइन है उस पर जो लाई करेगा वो नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? ये नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग। आप इसे क्या लिखेंगे? A1G नॉन बॉन्डिंग, A1G एंटी बॉन्डिंग, A1G बॉन्डिंग। बोल दिया आपने? बोलो। और ये क्या होता है ये बताइए, किसके ज्यादा पास है? dz² के ज्यादा पास है, इसीलिए ये क्या होगा? ये मेटल के dz² का गजब का करेक्टर रखता होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये मेटल का dz² ऑर्बिटल है जो कि नॉन बॉन्डिंग नेचर का है, करेक्टर रखता होगा। ये क्या है? ये LGO के ज्यादा पास है इसलिए LGO के ज्यादा करेक्टर रखता है, और ये 4s के ज्यादा पास है इसलिए मेटल के 4s जैसा होगा, मेटल के 4s के करेक्टर ज्यादा रखता होगा। बोलो यार, समझ में आया आपको? इसको मैं ऐसे लिखा था। तो आप ये क्या कह सकते हैं? ये मेटल का dz² नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आप इसे कह सकते हैं। समझ में आया आपको? ये आपको A1G की कहानी गले उतर गई। चलिए आगे चलते हैं। A2U, ये क्या है? p ऑर्बिटल, वो भी p ऑर्बिटल, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, भयंकर ज्यादा। तो फिर ना के बराबर इंटरेक्शन, हल्का सा स्टेबलाइज, हल्का सा स्टेबलाइज, ये जो हल्का सुरूर है, ठीक है, हल्का सा डिस्टेबलाइज। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? समझ गए आप मेरी बात? अरे समझे क्या? बोलो यार, बोलो भाई, बात बन गई यहाँ तक। चलिए अब इनकी चर्चाएं करते हैं। यहाँ भी ये भी क्या है? ये भी p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल की सिमेट्री रखता है ये LGO, इसकी एनर्जी और उस px और py की एनर्जी आपस में बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में, तो ये भी बर्बाद इंटरेक्ट करेंगे, बहुत ही बकवास इंटरेक्ट करेंगे। मतलब लोग, मैं तो ये कहूँ कि मर क्यों नहीं जाते, क्यों इंटरेक्ट कर रहे हो? बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, और बहुत कम इंटरेक्ट करेंगे तो ये यहाँ कहीं जाके थोड़े से ही स्टेबलाइज हो पाएंगे। बोलो यार। और वो थोड़े से ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऊपर आपको दिख रहा है क्या? एक बार मैं चेक कर लूं। फिर आपको नीचे का नहीं दिखेगा, तो यहां पर नहीं आएगा E1U, ठीक है। ये भी बहुत बकवास से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। सिमेट्री चाहे LGO की मैच कर रही है मेटल के 4px 4py के साथ, लेकिन एनर्जी गैप इतने ज्यादा है, मतलब साइज का डिफरेंस इतना ज्यादा है। एनर्जी गैप का क्या मतलब होता है? साइज का डिफरेंस। एनर्जी गैप, अरे एनर्जी और साइज रिलेटेड है ना भाई, आपस में जुड़ी हुई है ना। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना बड़ा साइज, जितनी कम एनर्जी उतना छोटा साइज। अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो फिर ये ओवरलैपिंग कॉमन रीजन बहुत कम होगा और ये बॉन्ड बहुत वीक बनेगा, थप्पड़ मारते ही थोड़ा सा इसे टूट जाएगा। समझे आप मेरी बात? तो वैसे ही है, ये जो ओवरलैपिंग हुई है बहुत बकवास सी हुई है। इससे कुछ ज्यादा आपको फायदे या ज्यादा कमाई, ज्यादा स्टेबलाइजेशन यहां से गेन नहीं हुई है। समझे आप मेरी बात? समझ गए? अब कमाल हो जाएगा। अब वो कमाल क्या है? वो कमाल ये होगा कि यहाँ पर ये जो E1G है ना, और यहाँ पर ये जो E1G है ना, इनकी एनर्जी गजब मैच कर रही है और कमाल की इंटरेक्शन इनके बीच में होती है। इनके बीच में कयामत इंटरेक्शन होती है इनके बीच में। दरअसल यही वो इंटरेक्शन है जो फेरोसीन में या फिर मेटेलोसीन में दो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल रिंग्स को मेटल के साथ जोड़ के रखती है। यहीं से अच्छी खासी कमाई होती है, यहीं से स्टेबलाइजेशन एनर्जी सिस्टम को गेन होती है। इसी का स्टेबलाइजेशन, इसी का गजब का इंटरेक्शन दरअसल इस सिस्टम को स्टेबल बनाता है। इन सब के भरोसे तो सिस्टम स्टेबल नहीं होता। ये सब बकवास है ना,
इवन यू और ये नॉन बॉन्डिंग और ये सब एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग के लिए ये नीचे ये दो बॉन्डिंग ये सब तो फर्जी है, इनके भरोसे तो बन लिया भाई। ये बनता है इस इवन जी इंटरेक्शन की वजह से, इस पाई इंटरेक्शन की वजह से, इस इवन जी पाई इंटरेक्शन की वजह से। ये क्या है, ये सिग्मा इंटरेक्शन है। अरे 4s जो ऑर्बिटल है ना, 4s ऑर्बिटल और dz स्क्वायर ऑर्बिटल, ये सिग्मा टाइप इंटरेक्शन करते हैं, सिग्मा टाइप इंटरेक्शन किसके साथ, a1g के साथ। इसके अलावा इवन जी ये जो है ना, ये जो है, ये जो इवन जी है, ये वाले ये क्या करते हैं, ये पाई टाइप इंटरेक्शन करते हैं, पाई टाइप इंटरेक्शन। बोलो यार, पाई टाइप इंटरेक्शन, ये पाई टाइप इंटरेक्शन करते हैं। ये क्या करता है, ये भी सिग्मा टाइप करता है, सिग्मा टाइप इंटरेक्शन। जबकि ये क्या करते हैं, ये पाई टाइप इंटरेक्शन करते हैं। कैसे, ये मैंने आपको समझाया था जब मैंने इनके एल्जिब्रा बनाना बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कैसे सिमेट्री मैच कर रही है। और जैसे आप सिमेट्री मैच करना सीखते हैं, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि साइडवेज ओवरलैप है या हेड टू हेड है। अरे हेड टू हेड है या साइडवेज है, बोलो यार। अरे बोलो, अगर सीपी रिंग इस तरह से है, इस तरह से सीपी रिंग है, इस तरह से, मेरी बात ध्यान सुनना, इस तरह से ऊपर वाली सीपी रिंग है, इस तरह से ये, अरे ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, और नीचे भी ये ऑर्बिटल है। अगर ऑर्बिटल जो मेटल का इस तरह से है, तो यहां से भी हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है और यहां से भी हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, तो ये वो सिग्मा इंटरेक्शन होगी जो कि pz करता है। और अगर इंटरेक्शन इस तरह से हो गए, तो फिर ये साइडवेज इंटरेक्शन हो जाएंगे। ये रिंग के p ऑर्बिटल है, ये रिंग के p ऑर्बिटल है, और मेटल का ऑर्बिटल इस तरह से पड़ा है, तो ये साइडवेज इंटरेक्शन होगी। इसे आप पाई इंटरेक्शन बोलेंगे, जो कि ph और py करते हैं। pz तो हेड ऑन करता है, a1g भी हेड ऑन करता है, dz स्क्वायर हेड ऑन। बोलो यार, इसके अलावा ये मैंने अभी आपको बताया इवन जी ये तो गजब ही है, जिसमें आपका क्या आता है, dxz और dyz। यहाँ पे इसी का एक डिस्टेबलाइज्ड सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो, ये मिल गया, ये मिला, अरे बोलो, ये मिल गया। ये भी आपने इंटरेक्ट करा लिया, ये भी इंटरेक्ट करा लिया, ये सब इंटरेक्ट करा लिया, अब ये रह गए। वहां तो मैंने बोला ही था, ये तो मैंने बोला ही था कि इसके मतलब का तो कोई है नहीं, इसके ख्वाबों की लड़की तो है ही नहीं, तो इसके ख्वाबों की लड़की नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये तो चुपचाप नॉन बॉन्डिंग उतर जाएगा। बोलो यार, A2U, तो ये तो नो इंटरेक्शन करके उतर जाएगा। बोलो यार, ये तो इंटरेक्शन करेगा ही नहीं। अब आखिरी में जो रह गया, वो आपका मामला रह गया इसका। ये आपने इवन जी इंटरेक्ट करा लिया, A1 जी इंटरेक्ट करा लिया, A1 जी इंटरेक्ट करा लिया, इवन यू इंटरेक्ट करा लिया, A2 यू इंटरेक्ट करा लिया, सब इंटरेक्ट करा लिए। अब ये रह गया E2G। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखिए E2G जो होता है ना, E2G में मैंने क्या बोला, इस तरह के ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह के, बोलो यार, इस तरह के ऑर्बिटल होते हैं। ये ऑर्बिटल होता है E2G में, ये ऑर्बिटल होता है ये, और ये जो ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल जब रिंग के साथ ऐसे रिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे पाई इंटरेक्शन, इसे आप कहेंगे डेल्टा इंटरेक्शन। ये हो गया डेल्टा इंटरेक्शन। और डेल्टा इंटरेक्शन आप जानते हैं बहुत ही फर्जी होता है, बहुत ही बकवास होता है, बहुत वीक होता है। तो फिर आप डेल्टा इंटरेक्शन जब करेंगे, तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, इधर कहीं ला देंगे E2U स्टार, और इसे थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देंगे और यहाँ ला देंगे E2U क्यों नहीं लिखा हूं, E2G। ठीक है, इस तरह से। तो यहां से आपने ये भी बना दिया, समझे आप मेरी बात? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल है और dxy है, ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल रिंग के एल्जियोस के साथ डेल्टा फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा, डेल्टा फैशन में इंटरेक्ट करेगा। और ये डेल्टा इंटरेक्शन क्योंकि फोर लोब इंटरेक्शन है, बेहद बकवास होती है, बहुत ही बकवास होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम स्टेबलाइजेशन इनसे मिलता है। तो ये थोड़े से स्टेबलाइज होंगे, बहुत कम स्टेबलाइज होंगे। ये तो नॉन बॉन्डिंग था, ये थोड़े से स्टेबलाइज हुए। ये क्या होंगे? ये होंगे आपके dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dxy। ये आपका dz स्क्वायर था ही। और याद करिए ये A1G स्टार, जिनकी वजह से फेरोसीन टाइप सिस्टम या मेटारोसीन टाइप सिस्टम एग्जिस्ट किए हैं। स्टेबलाइजेशन जो मेन स्टेबलाइजेशन का सोर्स है ये क्या हो जाएगा? ये आपका dxz और dyz हो जाएगा। अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो पोर्शन है इस पूरे एमओ डायग्राम का, ये d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है क्या? अरे ये एक्सक्लूसिवली d ऑर्बिटल है क्या? देखिए बताइए मुझे, ये d ऑर्बिटल है क्या? 2 d ऑर्बिटल, 3 4 5 d ऑर्बिटल हैं। और ये MO है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो फिर ये इन d ऑर्बिटल्स के नेचर के बारे में भी बताती है, इन MOs को भी समझाती है। ये
एमोज किस तरह की है, इनका नेचर कैसा है। ये नॉन बॉन्डिंग है जी, नॉन बॉन्डिंग, ये स्लाइटली बॉन्डिंग है जी, और ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग या एप्रिसिएबली, स्लाइटली तो क्यों बोलूं, एप्रिसिएबली एंटी बॉन्डिंग है जी। समझ में आया आपको बात समझ में आई, क्योंकि ये कहां से निकले हैं, ये जबरदस्त इंटरेक्शन से निकले हैं, इस इंटरेक्शन से, इस इवन जी इंटरेक्शन से, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत जबरदस्त मैच कर रही थी। चाहे ये पाई टाइप इंटरेक्शन है लेकिन एनर्जी जबरदस्त मैच कर रही थी, तो कमाल के फायदे देगी सिस्टम को और नुकसान भी गजब के कर सकती है। बोलो यार, अरे बोलो। और यहाँ पर अगर बात करूं तो ये वीकली बॉन्डिंग है, ये तो नॉन बॉन्डिंग है। और नीचे अगर बात करूं तो ये भी बकवास बॉन्डिंग है, ये भी बकवास बॉन्डिंग है। ये वाला कमाल का बॉन्डिंग तो यही है, केवल ये बकवास है, बकवास बॉन्डिंग। बोलो यार, ये भी बकवास बॉन्डिंग क्योंकि डेल्टा इंटरेक्शन थी, ये तो नॉन बॉन्डिंग ही हो गया। और ये तो आप जानते हैं, ये तो और एक फर्जी बकवास बॉन्डिंग था, और ये भी थोड़ी सी ही बॉन्डिंग थी। तो मतलब इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 है, ये जो 9 एमओज है ना, ये वीकली बॉन्डिंग होते हैं। और क्योंकि वीकली बॉन्डिंग होते हैं, इसी वजह से ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। वीकली बॉन्डिंग क्यों है? वीकली बॉन्डिंग क्योंकि रिलेटिव एनर्जीज जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एलजीओस की, वो इस तरह की हैं कि इनमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, इनमें मिसमैच बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से इनकी जो इंटरेक्शन होगी बहुत बकवास होगी, बहुत नागवार गुजरेगी सिस्टम को, और सिस्टम को बहुत कम, बेहद कम स्टेबलाइजेशन दे के जाएगी। केवल एक ही इंटरेक्शन है जो कि इवन जी एलजीओज और मेटल के डीएक्सवाई, डीएक्सजेड और डीवाईजेड ऑर्बिटल के बीच में है। यही वो इंटरेक्शन है जो फेरोसीन में या फिर मेटलोसीन में मेटल के साथ 2 रिंग्स को जोड़े हुए हैं। इसके अलावा जितने भी एमओज आपने देखे, जो कि आप कह रहे हैं सो कॉल्ड बॉन्डिंग एमओज हैं, उनमें बॉन्डिंग कैरेक्टर ना के बराबर है, बेहद कम है। मतलब ये सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी वजह से सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए और गजब का स्टेबल हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, एकदम नहीं है। केवल यही एक डबलेट है, यही एक डबली डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन पेयर सेट है जो सिस्टम को सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन देता है, जो कि मेटलोसीन्स की एग्जिस्टेंस की वजह बना हुआ है। इसके अलावा तो वो सब वीकली है, ये सब वीकली बॉन्डिंग है। और वीकली क्या है, तो नॉन बॉन्डिंग है। मतलब मैं मेटलोसीन्स में देखूं तो मेटलोसीन्स में कुल मिला के बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मिला के 9 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर लेता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये जो एमओज हैं, इनमें जो फीलिंग है ना, मतलब इनका जो कैरेक्टर है, इनका जो नेचर है, वो कमाल का बॉन्डिंग नहीं है, या फिर कमाल का एंटी बॉन्डिंग नहीं है। कमाल का बॉन्डिंग होता तो क्या होता, कमाल का बॉन्डिंग होता तो ये पागल हो गया होता, जैसे ही इसका कोई बॉन्डिंग खाली रह गया होता तो ये पागल हो जाता, कहता नहीं चाहिए भाई मुझे इलेक्ट्रॉन। तो ये गजब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कमाल की होती, ये भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता, और तब तक नहीं रुकता जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं रख लेता अपने स्टेबलाइज्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। लेकिन क्योंकि बॉन्डिंग कैरेक्टर ही ना के बराबर है, बॉन्डिंग कैरेक्टर ही बहुत फर्जी है, बहुत कम है, बेहद वीक है, इसलिए ये इसको तलब नहीं, उतना माना नहीं जा रहा है कि नहीं मैं तो लूंगा ही लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो अपने 18 पूरा करूंगा ही करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर कमाल के एंटी बॉन्डिंग होते, अगर ये सब कमाल के एंटी बॉन्डिंग होते, तो यहां पर 1 मिनट के लिए भी ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये कमाल के एंटी बॉन्डिंग नहीं है, इसी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा रहता है। और अगर आना जाना लगा रहा तो फिर ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी बनाएंगे, 17 भी बनाएंगे, 19 20 भी बनाएंगे, बेहिचक, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे आप मेरी बात? समझे क्या आप मेरी बात? आप मेरी बात सीखे क्या? तो यहाँ पर क्योंकि देखिए कोरोना में हम कहते हैं मास्क लगाना रूल बनता है, तो रूल कब बनता है? जब चालान बढ़ जाता है। जब चालान कम होता है 100-200 रुपए, तो दुनिया उस रूल को तोड़ देती है। तो वैसे ही जब करेक्टर्स इन एमओ के बहुत बकवास बॉन्डिंग, बहुत वीक एंटी बॉन्डिंग होंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ के अपना रास रच जाएगा, कोई भी थोड़ी देर रहेगा, मजे करेगा और भाग जाएगा। लेकिन अगर इनमें बॉन्डिंग कैरेक्टर बहुत कमाल के हो गए, तो फिर ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कहेंगे तेरे जाने से मुझे फर्क पड़ता है जी। तो जैसे आपको अगर 2000 रुपए चालान हो गया,
तो फिर वो रूल बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके 2000 रुपये जाना आपको फर्क पड़ता है जी, समझे। तो वैसे ही अगर कमाल की एंटी बॉन्डिंग हो गई तो यहाँ 1 मिनट भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कहेगा यहाँ अगर तू आ गया तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि मेरे बॉन्ड लेंथ और मेरी जो डिस्टेबलाइजेशन है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मेरे बॉन्ड टूट जाएंगे। समझे आप मेरी बात। तो इनके करेक्टर्स पर निर्भर करता है कि कोई सिस्टम, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में वो मॉलिक्यूल 18 को 16 को स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करेगा नहीं करेगा, ये सब निर्धारित होता है, ये सब कंट्रोल्ड होता है उसमें मौजूद एमोज के नेचर से, उनके करेक्टर से। अगर वो स्ट्रिक्टली या कमाल के शानदार कातिलाना बॉन्डिंग है या फिर कातिलाना एंटी बॉन्डिंग है, तो फिर वो कतई इलेक्ट्रॉन के छोड़ने को, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालने को और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को लेने को फेवर नहीं करेंगे और चिपके रहेंगे उस रूल से, उस नशे में रहेंगे, वो उस जो कहते हैं कि भाई उस सनक में रहेंगे कि जी मेरे को तो 18 चाहिए, 18 मेरा अंतिम लक्ष्य 18। तो वही क्योंकि यहाँ पर ये जो बीएमओज हैं ये गजब के बॉन्डिंग नेचर के नहीं है, इसलिए ये सिस्टम स्ट्रिक्टली 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करते, स्ट्रिक्टली 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते, और इसी वजह से ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी देखे जाते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी गजब की फेयरली स्टेबल होती है। 19 और 20 भी आपको खूब देखने को मिलेंगी। मतलब आपको मैग्नीशियम जो भी है ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, फेरोसिन 18 मिलता है, गजब, ये तो कमाल स्टेबल है। लेकिन इसके अलावा 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोबाल्टोसिन भी आपको मिल जाएगा, कोबाल्टोसिन भी आपको खूब कूद के मिलेगा और निकेलोसिन भी आपको कूद के मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि बॉन्ड लेंथ में थोड़े से बदलाव आपको देखने को मिल जाते हैं, स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि आपको बॉन्ड लेंथ में थोड़े अंतर देखने को मिल जाते हैं, दैट्स इट। कोई ज्यादा खासा अंतर आपको और देखने को नहीं मिलेगा। स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव आ जाए तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोलो यार, क्योंकि वैसे भी एमओटी स्टेबिलिटी को बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नेचर के टर्म्स में ही समझाती है। बोलो यार, बोलो। तो जितना ज्यादा बॉन्डिंग करेक्टर होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर बॉन्डिंग करेक्टर कमाल है क्या? नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत वीक है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सिमेट्री चाहे मैच कर रही है, बोलो यार, अरे बोलो, सिमेट्री चाहे मैच कर रही है, कुंडली चाहे मैच कर गई, लेकिन माँ बाप की इच्छा नहीं है तो फिर शादी नहीं होती। तो वैसे ही सिमेट्री चाहे मैच कर गई लेकिन एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो इंटरेक्शन बेहद वीक हुए, तो कुछ खासा कमाया नहीं इस सिस्टम ने। और अगर खासा कुछ नहीं कमाया तो फिर ये कहेगा कि अच्छा फिर मैं इसमें क्यों पड़ा रहूंगा, ज्यादा बकवास करेगा तो मैं अपना अलग हो जाऊंगा, मैं उसमें ठीक हूँ भाई, मैं इसमें कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं हूँ, तो फिर मैं इसी में चला जाऊंगा और इसको भी इसी में भेज दूंगा। वो समझे आप मेरी बात? तो ये सब, इन सब चीजों का निर्धारण, ये सब स्टेबिलिटी, ये सब कंट्रोल्ड होती है इन एमओज के, इन फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेचर से। फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के नेचर किस तरह से, उनसे ही ये सारी स्टेबिलिटीज गवर्न होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं, डिक्टेट होती हैं, चलती है। समझे आप मेरी बात? और 2-3 बातें और मैं आपको कमाल की बता दूं। देखिए यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपको दिख रही होगी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपको दिख रही होगी, यहीं से देखना, यहाँ से, अरे यहाँ से देखना, सबसे नीचे dx² - y² और dxy dz² जो कि नॉन बॉन्डिंग नेचर का है, और ये एंटी बॉन्डिंग नेचर का। चलिए मैं इसे बना देता हूँ इसको मैं बना देता हूँ। मैं एक लंबी वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन बस मैं आपको क्या बताऊँ, खैर गलती फोन की भी नहीं है, क्योंकि फोन में बुक्स इतनी ज्यादा हैं कि वो अपने आप में बर्बाद हो चुका है। देखिए किस तरह से स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की। सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे है dx² - y² dxy। बोलो यार, जिसे आप क्या बोलते हैं, E2G भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ dz² है, जिसे आप A1G भी बोलते हैं, और ये नॉन बॉन्डिंग नेचर का। बोलो यार, ये क्या है? ये स्लाइड बॉन्डिंग है, बोल तो दो, स्लाइड बॉन्डिंग है, अगर बोल तो दो। और ऊपर अगर बात करूं तो ये है E1G स्टार, जो कि है dxz और dyz, यही तो है।
अरे ये तो है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। अगर मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से जाऊं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही कहती है कि मेटेलोसीन टाइप इन्वायरमेंट में जब मेटल दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के बीच में सैंडविच्ड हो जाता है उस समय उसके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग तो दोनों ही थ्योरी एक जैसी ही समझा रही है, डी ऑर्बिटल का टूटना तो एक जैसा ही समझा रही है, लेकिन एमओटी लीड करती है इसमें करेक्टर असाइनमेंट में। और एमओटी कहती है देख रहे हो और भी बताती हूं तेरे को, कहती है कि ये देख ऊपर वाला जो फ्रंटियर ऑर्बिटल है ना, ये वाला आखिरी वाला, ये एंटी बॉन्डिंग नेचर का है सबसे ऊपर वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेगा या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना सिस्टम को डिस्टेबलाइजेशन देगा। बोलो यार, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा खेला जो एमओटी खेलती है वो इनके नेचर का भी है। इसी तरह की स्प्लिटिंग सीएफटी भी समझाती है। बोलो यार, अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है? कमाल की बात ये है डेल 1 और ये है डेल 2। बोलो अब कमाल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी लो स्पिन और हाई स्पिन के केसेस आते हैं, हाई स्पिन के केसेस आते हैं। यहाँ पर भी स्पिन क्रॉस ओवर इक्विलिब्रिया जैसे कॉन्सेप्ट है। बोलो यार, अरे बोल तो दो एक बात। और दूसरी बात और जो कमाल की बात है वो ये है, जो मैंने पीछे एमओ डायग्राम बनाया था ना, वो एक क्वालिटेटिव एमओ डायग्राम था। मतलब आप ये कहें कि सबके साथ मैं वो एमओ डायग्राम लगा लूंगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एमओ डायग्राम किस पे डिपेंड कर रहा था? सिमेट्री तो थी, और किस पे डिपेंड करता था? एनर्जी मैच पर। और एनर्जी आप जानते हैं फंक्शन होती है मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है 4p 4s और 3d, ये फंक्शन होती है मेटल के एटॉमिक नंबर की। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बदलता है इनमें डिफरेंसेस कम होने लगते हैं। और अगर ये डिफरेंसेस कम होंगे मतलब ये नीचे आएगा तो फिर इंटरैक्शंस और बेहतरीन होने लगेंगी। और अगर इंटरैक्शन गजब की हुई तो फिर जो आपने जो इस तरह की डी ऑर्बिटल की एनर्जी सीक्वेंस बनाई थी ना, एनर्जी पैटर्न बनाया था, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर इस तरह का जो बनाया था ना, वो बदल सकता है। हर एक मेटल के साथ वो अलग हो भी सकता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है इन इंटरैक्शंस पर, इनकी एनर्जीज पर। और अगर इंटरैक्शन बदला तो फिर ये पैटर्न बदल जाएगा, एनर्जी सीक्वेंस बदल जाएगी और इनमें कैरेक्टर का एक्सटेंट बदल जाएगा। जो अभी आपको लग रहे हैं कि वीकली बॉन्डिंग है, हो सकता है कि वो स्ट्रांगली बॉन्डिंग भी हो जाए। तो वो एक जनरल क्वालिटेटिव एमओ डायग्राम था, वो सब पे लग जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और इसी में इस बार नेट वाले ने फंसाया भी था। हम लोग वो भी देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मैं इन सीपी रिंग्स को, ये जो सीपी रिंग है इनमें जो हाइड्रोजन है, अगर इन हाइड्रोजन्स को आर ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दूं, कोई दूसरा आर ग्रुप ले आऊं, तो ये स्प्लिटिंग कितनी बढ़ और घट जाती है, या फिर ये एनर्जी का जो पैटर्न है क्या वो फ्लिप करता है, क्या वो बदल जाता है क्या, या स्प्लिटिंग एनर्जी सीक्वेंस बदल जाती है क्या, ये सब भी हम सीखेंगे। बोलो यार, जैसे आपने पहले इलेक्ट्रॉन ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, अब चौथा आप यहां भरेंगे या फिर यहां भरेंगे, कहां भरेंगे वो डिपेंड करता है। ये जो है ना, ये इसका जो जोड़ है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है या कम है। बोलो, और यहीं से आप लो स्पिन और हाई स्पिन का केस समझते हैं। बोलो यार, तो ये सब भी हम सीखेंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में ये भयंकर बताता है ये डायग्राम, वो भी हम सीखेंगे। एक बात और मैं आपको कमाल की बताता हूँ, इसका जो अगला वाला जो पार्ट होगा ना, उसमें मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आज मैं ये चाहता था कि ये पूरी वीडियो एक में ही बनती और तीसरे वाले पार्ट में मैं एमओ एप्लीकेशन बताता, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास रिसोर्सेज जो है मैं वही कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो एनर्जी सीक्वेंस है ना, ये वाली एनर्जी सीक्वेंस, ये जो एनर्जी सीक्वेंस है ना, ये एनर्जी सीक्वेंस आपको ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक में भी यही मिलेगी। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग भी इसी तरह से होती है। अरे मूर्खों, सीखो चीजों को। बोलो यार, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक एनवायरनमेंट में इसी तरह की होती है, एकदम ऐसे समझे। तो ये सारी बातें हम रिलेट करके देखेंगे। एमओस की एप्लीकेशन क्या है, मतलब एमओस में क्या क्या हम सीख सकते हैं, एमओस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब एमओस का क्या क्या जानकारी हम देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को लेकर, या फिर हार्डनेस सॉफ्टनेस को लेकर, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के नेचर को लेकर, वो सब हम सीखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लेकर वो सब हम सीखेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। मैं इसको इसी तरह से रिकॉर्ड कराता, एक में आ जाता, लेकिन कोई नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे पास जो संसाधन मेरे पास है मैं उन्हीं में बना रहा हूँ। तो मैं आपको ये दावा करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग, चाहे वो जैम का बच्चा हो, चाहे वो नेट का बच्चा हो, चाहे वो गेट का बच्चा हो। मेरे पास जो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा तुच्छ जो ज्ञान है वो मैं आपको फ्री में दूंगा, एकदम फ्री में। चाहे वो नेट का हो, गेट का हो, चाहे जैम का हो, मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। चाहे उसमें रिएजेंट हो, मैं रिएजेंट भी आपको पढ़ाऊंगा, नेट, गेट और जैम तीनों के लेवल का। मैं आपको पेरिसाइक्लिक पढ़ाऊंगा तीनों के लेवल की। मैं आपको उसमें क्या है, रिएजेंट है, पेरिसाइक्लिक है और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें एनजीपी वगैरह है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म के भी सवाल मैं करवा सकता हूँ, जो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको कहीं भी दिक्कत आए मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में फिर फोटोकेमिस्ट्री वगैरह मैं करवा दूंगा आपको। इसके अलावा ऑर्गेनिक में और क्या बचता है, मैंने 4-5 टॉपिक पढ़े थे बेहतरीन, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको काइनेटिक्स करवा दूंगा, थर्मो करवा दूंगा, फिजिकल स्पेक्ट्रा करवा दूंगा और क्वांटम का कुछ हिस्सा करवा दूंगा। क्वांटम में मैंने ठीक ठाक थोड़ा सा ज्ञान दिया, वो मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा इलेक्ट्रो में आपको पढ़ा दूंगा, सरफेस में आपको पढ़ा दूंगा और कंडक्टेंस में आपको पढ़ा दूंगा। तो वहाँ से हम फिजिकल भी कवर कर लेंगे। सॉलिड में आपको पढ़ा दूंगा, तो ये अपना हिस्सा फिजिकल का कवर हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक में मैं आपको कोऑर्डिनेशन की कुछ बेहतरीन बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी, आपके एग्जाम में आएंगी। ऑर्गेनोमेट्रिक्स में मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और कैटालिसिस वगैरह वो सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। जो भी मेरा मन करेगा मैं वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ मामला फ्री चलने वाला है। तो जो मेरा मन करेगा मैं वो फ्री में पढ़ाऊंगा। जो आप डिमांड करेंगे उसके हिसाब से मेन ग्रुप पढ़ा दूंगा, एफ ब्लॉक पढ़ा दूंगा, जैसा आप कहेंगे मैं उस तरह से कर लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो मतलब हम तीनों ही चीज़ पढ़ने वाले हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और तीनों ही लेवल की, मतलब जैम की भी, नेट की भी और गेट की भी। तो प्लीज़ आपका एक ही काम बनता है, ये फ्री कंटेंट है, फ्री पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, एकदम इसमें कोई संशय नहीं है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, p.englishchemistry, इसको आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो तो आप करते ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। दैट्स इट, मेरा इतना ही मोटिव है। पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ फ्री में, एकदम आप चिंता ही मत करिए, चाहे जैम हो, नेट हो, गेट हो, चिंता ही मत करिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही, एकदम घबराइए मत। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमओ जो हमने बनाया है, इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, ये कैसे हमारे लिए काम का है, ये सब हम अगली वाली वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं इस वीडियो को एक में बनाना चाह रहा था लेकिन ये एक में बन नहीं पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम एमओज के एप्लीकेशंस सीखेंगे और इस मेटालोसीन को सीखेंगे, कहाँ पर ये लो स्पिन हो जाता है, हाई स्पिन हो जाता है, कहाँ पर ये डायमैग्नेटिक होता है, कैसे सब्स्टिट्यूशन से ये बदल जाते हैं, ये सब सीखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का ही शेयर जरूर कर देना भाई, शेयर करना, शेयर और सब्सक्राइब करना, सब फ्री में है, सब मामला ही फ्री में है, सब कुछ। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, अगले वीडियो में।